अब आ जाओ आगे, बात स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन से। पहली बात तो ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहा जाता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉडी में मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सवाल यहां पर यह आता है कि भाई बॉडी में फ्लूइड कहां कहां और कितना मौजूद है। तो आ जाओ देखते हैं बॉडी में फ्लूइड कहां कहां और कितना मौजूद है। आइए, तो सबसे पहले तो हम जरा देखते हैं बॉडी फ्लूइड क्या है। देखो बेटा, बॉडी में अगर हम फ्लूइड की बात करें तो बॉडी में फ्लूइड्स मौजूद हैं आपके पास। देखो, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ठीक है, ये तीन सेल है, सही है। मिसाल के तौर पर ये चौथा सेल, ये चौथा सेल। अब इन सेल्स के अंदर फ्लूइड मौजूद है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, सही है। एक फ्लूइड इन सेल्स के अंदर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड, ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। और आगे चल के ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन समझाऊंगा तुम्हें, और साथ साथ में जब मैं आगे चल के आपको फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन समझाऊंगा, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये चीज, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि एग्जाम में कहां से क्या चीज बन रही होती है, ठीक है। अब देखो, ये है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड, और इसको आप नॉर्मल टर्म्स में साइटोप्लाज्म भी कह रहे होते हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भी है। एक फ्लूइड है सेल के दरमियान में, यहां पे इस जगह पे एक फ्लूइड यहां पर है सेल्स के दरमियान में, सही है। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड यहां मौजूद है इधर सेल्स के दरमियान में, सही है। ये है आपके पास इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ये क्या है, ये है इंटरसेल्युलर फ्लूइड। और इंटरसेल्युलर का मतलब क्या है, इंटरसेल्युलर का मतलब है सेल्स के दरमियान का फ्लूइड, ठीक है, ये सेल्स के दरमियान में पाया जा रहा है, यहां पर पड़ा हुआ है ये फ्लूइड, ठीक है। तो बेटा ये कहलाता है इंटरसेल्युलर, ठीक है, इंटरसेल्युलर। और इंटरसेल्युलर को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसको दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है। इसी का तीसरा नाम क्या है, इसी का तीसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। आपने कहा सर टिश्यू फ्लूइड क्यों, मैंने कहा बेटा ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, तो टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ सेल है ना, इसके दरमियान का फ्लूइड है। और फिर कुछ फ्लूइड ऐसा है जो कि ब्लड वेजल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। आपके बॉडी में जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। उस फ्लूइड को क्या नाम दिया जाता है बेटा, उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। कुछ फ्लूइड ऐसा है जो कि आपके ब्लड वेसल के अंदर है, यहां पर, वो है प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ये वाटर, ये ब्लड का वाटर है बेसिकली, यहाँ पे ब्लड है ना, और ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, सेल होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे काम की बात सुनो, देखो ये है इंट्रासेल्युलर, ये क्या था, इंट्रासेल्युलर, सही है। इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर, क्योंकि दोनों सेल से बाहर है ना, एक्स्ट्रा सेल्युलर, ये है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सही है। देखो प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, सेल से बाहर है, और ये सेल के दरमियान है तो ये भी सेल से बाहर है, इसको इंटरसेल्युलर भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। दोनों को मिला के, दोनों टाइप्स को मिला के क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी कि सेल के बाहर रहने वाला फ्लूइड। इन दोनों तीनों फ्लूइड्स के दरमियान चेंजिंग चल रही होती है मुसलसल, कोई लिक्विड अंदर जा रहा है, कुछ फ्लूइड बाहर आ रहा है, कोई सॉल्यूट अंदर जा रहा है, कभी सॉल्यूट बाहर आ रहा है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आपकी बॉडी में फ्लूइड इन इन जगहों पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आओ आगे कि भाई ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स दोनों में क्या फर्क है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो अपनी बॉडी का फ्लूइड, जिनकी बॉडी उनका फ्लूइड मेंटेन रखती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं, तुम किसी पिकनिक पे गए, स्विमिंग पूल में कूद गए। स्विमिंग पूल में जब तुम कूदे हो तो भाई तुम्हारी बॉडी पानी से कांटेक्ट में है ना, तो क्या ऐसा होगा कि पूल का पानी तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा और तुम भूल जाओगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में ऐसा हो जाता है, उनको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। यानी कि मतलब समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि भाई मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, ठीक है,
ये एक बंदा है, ठीक है, इसकी, ये पानी में इस वक्त है, ये इस वक्त वाटर में, ठीक है, ये इस वक्त पानी में, स्विमिंग पूल में है ये इस वक्त। अब इसकी बॉडी के अंदर की अगर हम बात करें, इनसाइड बॉडी, तो बेटा बॉडी के अंदर इसके पास सॉल्यूट मौजूद है, यानी कि सॉल्ट मौजूद है। आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आयंस होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, यानी क्या क्या आयन सॉल्यूट आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। अच्छा, बाहर वाटर में ऐसी कोई चीज नहीं है, बाहर वाटर में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बेटा वाटर क्या है, वाटर है हाइपोटोनिक, वाटर क्या है, वाटर है हाइपोटोनिक। और आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट क्या है, आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक। आपने कहा सर ये क्या चीज है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा चलो यहां रोक रहा हूं इस बात को, पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है। आओ देखो, देखो बेटा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, किसी भी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन किस चीज का नाम है, सॉल्यूशन नाम है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो जो चीजें करवा रहा हूं बेटा नोट डाउन करते जाना, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तुम्हें। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूट की मिकदार की बुनियाद पर, क्या कहा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की मिकदार की बुनियाद पर सॉल्यूशन तीन टाइप के हैं। पहला है हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है आइसोटोनिक, ठीक है। इनको नॉर्मली हम क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, ठीक है, यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया मैंने। अब देखो इस सॉल्यूशन में मैंने क्या करा, यहां पर मैंने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर यहां पे ले लिया मैंने वाटर, और 10 ग्राम सॉल्ट इसमें मैंने डाल दिया। मुझे बता दो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा? एक अक्लमंद बच्चा बोलेगा सर ना ये हाइपर है, ना ये हाइपो है, ना ये आइसो है। आपने कहा है क्यों भाई? मैंने कहा देखो बेटा, इंग्लिश में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं नाउन। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। मिसाल के तौर पर मैंने कहा काशिफ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कोई भी नाम रख लो, कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम, मैंने कहा काशिफ, ये है नाउन। लेकिन अगर मैं इसके पीछे लगा दूं काला काशिफ, अब क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैंने नाउन की क्वालिटी डिफाइन कर दी। और क्वालिटी के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, और वो ये बात याद रखना कि एडजेक्टिव या क्वालिटी या किसी भी चीज की क्वालिटी उस वक्त मेजर होती है जब वो कंपैरेटिव स्टडी में होता है, जब उसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा एक शख्स अच्छा है, एक शख्स अच्छा है। अब आपके ज़हन में पता नहीं कौन आ गया, अब्दुल सत्तार ईदी आ गया, कोई बहुत अच्छा सा कोई शख्स आ गया। फिर मैंने कहा शैतान से थोड़ा सा अच्छा है। अब आपको समझ में आ रहा है मैं कितने अच्छे इंसान की बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक गाड़ी बड़ी है, आपके ज़हन में कोई बस आ गई, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई ऐसी लंबी सी कोई गाड़ी आ गई। मैंने कहा मेरे इस पेन से थोड़ी सी बड़ी है। जब मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई क्या बात हो रही है, ठीक है। मैंने कहा एक लड़का लंबा है, आपके ध्यान में पता नहीं कितना लंबा लड़का आ गया कोई। मैंने कहा भाई जो कुर्सी रखी ना मेरी, इससे थोड़ा सा लंबा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें क्वालिटी समझ में आती है। तो ये तारे हमेशा रात में ही चमकते हैं, क्यों? क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड कंट्रास्टिंग हो जाता है। तो याद रखना क्वालिटी, अगर तुमने अच्छी चाय, जैसे चाय पीते ना, हम ये चाय पीते हैं हम, ठीक है, अगर तुमने अच्छी चाय नहीं पी ना, तो तुम्हें बुरी चाय का टेस्ट नहीं पता। इसका मतलब
तुम बुरी चाय पहचान नहीं सकते। अगर तुमने मीठा सेब नहीं खाया तो तुम्हें कड़वे सेब का जायका नहीं पता लगेगा कि भाई मैंने अच्छी चाय पी थी, अब मैंने ये चाय पी है तो ये बहुत बुरी है, मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अच्छी पी हुई है। इसी वजह से अब यहीं पर ही मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। अगर तुमने गरीबी वाला दौर नहीं गुजारा ना, अगर तुमने महरूमी वाला दौर नहीं गुजारा तो तुम्हें नेमतों का अंदाजा ही नहीं होगा। इन्ना माल उसरी युसरा, कुरान की आयत है, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेसिकली आसानी का सुख, आसानी का चैन आपको समझ ही उस वक्त आता है जब आप मुश्किल दौर गुजार चुके होते हैं। सोचो कोई ऐसा टाइम सोचो अपनी जिंदगी का कि तुम्हारे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, तुम्हारे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तुमने कोई मेडिसिन खाई या सो गया और उठे तो दर्द गायब था। फिर तुम सोचते हो यार कितना दर्द हो रहा था मुझे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, किडनी स्टोन हो जाता है कुछ लोगों को, किडनी का पेन बहुत शदीद होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं जो उनको लगाए जाते हैं, ठीक है, टोराडॉल हो गया, किन्स हो गया, कुछ ऐसे पेन किलर्स कि जिनसे अचानक से दर्द गायब हो जाता है। आप उनसे कभी राहत पूछें उस चीज की, यार अचानक से दर्द खत्म हो गया, मतलब ऐसा सुकून, ऐसे ऐसे शुक्र निकल रहा होता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह तेरा शुक्र है दर्द तो खत्म हुआ मेरा। तो तुम जब मुश्किलात वाला दौर देखोगे ना, उसके बाद तुम्हें आसानी की अहमियत पता लगेगी, तुम्हें नेमतों की अहमियत पता लगेगी। बेटा ये है कंपैरिजन की क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना भाई, ना ये हाइपर है, ना ये हाइपो है, ना ये आइसो है। क्यों? जब तक कि तुम इसको कंपेयर नहीं करोगे ना किसी दूसरे से, तुम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन कंपेयर किया, ठीक है, यहां पर मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया और मैंने कहा कि भाई इसके अंदर 1 लीटर पानी है और 1 ग्राम सॉल्ट है। हाइपरटॉनिक का मतलब क्या है? मोर सॉल्यूट। हाइपर का मतलब क्या है? मोर सॉल्यूट। हाइपो का मतलब क्या है? लेस सॉल्यूट। आइसो का मतलब क्या है? सेम सॉल्यूट, ठीक है, सेम सॉल्यूट। तो भाई अब मैं क्या कहूंगा, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। देखो इसमें सॉल्यूट ज्यादा है और इसमें सॉल्यूट कम है, तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन ए इज हाइपरटॉनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए इज हाइपरटॉनिक एज कंपेयर्ड टू बी। सॉल्यूशन ए हाइपरटॉनिक है, उसमें सॉल्यूट ज्यादा है बी के मुकाबले में। और अगर इसी बात को उल्टा करना चाहूं, सॉल्यूशन बी इज हाइपोटॉनिक एज कंपेयर टू ए। अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया। मैं पूरी आगे सेकेंडरी बायोलॉजी में जहां कहीं भी हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक का नाम लूं, तुम समझ जाओगे कि ज्यादा सॉल्यूट और कम सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ वापस। अब हमने कहा कि भाई हमारी बॉडी हाइपरटॉनिक थी, यानी कि सॉल्यूट ज्यादा था, पानी हाइपोटॉनिक था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा कि हमारी बॉडी का सॉल्यूट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी से चीजें बाहर नहीं जाएंगी। तो देखो ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा होता, सही है। तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है क्योंकि उनकी बॉडी मुसलसल ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती है इन स्पाइट ऑफ चेंज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भले ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस बात से। तुम पानी में कूद जाओ या बाहर निकल जाओ, तुम्हारी बॉडी का एनवायरनमेंट वही रहेगा जो है। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल्स और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब बराबर हो जाती है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर कोई ऑस्मो कन्फर्मर को मैं नमक वाले पानी में डाल दूं ना, तो उसकी बॉडी के अंदर भी कंसंट्रेशन वही हो जाएगी जो बाहर थी, उसकी बॉडी के अंदर भी सॉल्यूट बढ़ जाएगा। और अगर उसको निकाल के किसी साफ पानी में डाल दूं जिसमें सॉल्यूट ना हो, तो उसकी बॉडी से सॉल्यूट निकल के बाहर आ जाएगा और पानी जैसा उसके इंटरनल एनवायरनमेंट भी पानी जैसा हो जाएगा। आपके साथ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आप ऑस्मो रेगुलेटर हैं, आपका ऑस्मो रेगुलेशन चल रहा है बॉडी में। ऑस्मो कन्फर्मर वो है कि जो बाहर है वही अंदर है, ठीक है। दे लिव इन मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जमीन पे भी रहते हैं,
खारे पानी में भी रहते हैं, नमकीन पानी में भी रहते हैं और साफ पानी में भी रहते हैं। दे आर मरीन ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ समंदरी पानी में, नमकीन पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज, यानी कि ये नमकीन पानी में बहुत अरसे तक और बहुत तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, यानी कि ये ज्यादा देर खारे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे और बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, कि भाई कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में हैं और कुछ एनिमल्स मरीन वाटर में हैं और कुछ एनिमल्स टेरिस्टेरियल हैं, कुछ जमीन पर हैं। ठीक है, तो इन सब में हमारे पास क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कैसे ये इस मुश्किल को हल करेंगे। सही है, तो हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट की बात करें, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की बात करें, ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां पर रहते हैं, पहले तो इस बात को समझिए। ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक्वेटिक, दूसरा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दो टाइप के हैबिटेट हैं, एक एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि पानी में रहने वाले और खुश्की पर, जमीन पर रहने वाले, दो टाइप के एनिमल्स हैं आपके पास या ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास। अब एक्वेटिक हैबिटेट फिर से दो टाइप्स में डिवाइड है, कुछ रहते हैं फ्रेश वाटर में, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, तालाब, दरिया, फ्रेश वाटर, और कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा हैबिटेट है, वो है मरीन, यानी कि समंदरी पानी। कुछ समंदरी पानी की मछलियां हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं, यानी कि जो लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह में रहती हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रहते हैं, वो सारे एक ही हैं। ठीक है, अब अगर फ्रेश वाटर की बात करी जाए, ठीक है, चलो स्टार्ट यहां से करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखना है। ठीक है, अब आ जाओ, जो टर्म्स ऊपर सिखाई हैं अगर तो समझ नहीं आई दोबारा जाके देख लो उनको, क्योंकि अब वो टर्म्स यहां पे इस्तेमाल होंगी सारी। ठीक है, मिसाल के तौर पर यह है एक मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है ना, ये आ गई आपके पास एक मछली। ठीक है, और ये मछली साहिबा जो है बेसिकली वो है फ्रेश वाटर की फिश। ठीक है, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। सही है, सही है, बड़ी खुशहाल जिंदगी है इनकी, फ्रेश वाटर फिश है और कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा। सवाल यह है मसाइल का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा, ऐसा क्या हो गया कि इतनी खुशहाल जिंदगी इन्होंने बसर कर ली है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, आ जाओ देखो। सही है, ये इनके गिल्स आ गए। ठीक है, ये आ गया इनका फिन। ठीक है भाई, ये आ गई हमारे पास फ्रेश वाटर फिश एक, तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर फिश आ गई। सही है, अरे यार कि ना ये दांत अच्छे नहीं लग रहे। देखो बात सारी ये है कि खूबसूरती के साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कुरान की आयत बताई है कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है, तो आपका काम खूबसूरत होना चाहिए, चाहे कोई सा भी काम हो। सही है, खूबसूरती के साथ होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये भाई हमारे पास एक फ्रेश वाटर फिश हो गई। फ्रेश वाटर फिश के साथ मसला यह है कि जो इसके बाहर का एनवायरनमेंट है ना वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है मेरे बच्चे, फ्रेश वाटर का मतलब है कि यह है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, यानी कि यहां पर सॉल्यूट नहीं है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पर सॉल्यूट नहीं है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। सही है, यानी कि सॉल्यूट बहुत कम एंड सॉल्वेंट यानी कि वाटर, प्योर वाटर बहुत ज्यादा। फिश के अंदर की कंडीशन क्या है, फिश के अंदर की कंडीशन है हाइपरटोनिक, फिश के अंदर की कंडीशन है हाइपरटोनिक, यानी कि
यानी कि अंदर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा एंड सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम। आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ गई। मैंने कहा बता दो इस फिश को मसाइल क्या आएंगे, लिपस्टिक लगा देते हैं। बता दो इसको मसाइल क्या आएंगे। आपने सर क्या मसाइल आएंगे इस फिश को। मैंने कहा यार देखो, सोचो कि हमारे पास यहां पर बाहर की तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर दुनिया में तमाम चीजें हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव कर रही है। तमाम चीजें खुद ब खुद पैसिवली हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रही हैं। तो यहां क्या होगा, यहां पर वाटर इसकी बॉडी में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। और अंदर की तरफ क्या चीज ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्ट्स वगैरह इसकी बॉडी के जो है वो यहां से लॉस होना शुरू हो जाएंगे। सॉल्यूट यहां से लॉस हो रहा है, सॉल्ट एंड essential ions are lost, वो लूज हो रहे हैं। अब ये क्या करेगी ऐसा कि जो घुस रहा है पानी, इसको कहते हैं वाटर फ्लडिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है वाटर फ्लडिंग, यानी कि बॉडी के अंदर पानी का सैलाब आ गया, घुस रहा है पानी फुल स्पीड में। सर ये ऐसा क्या करेगी कि इन दोनों चीजों से बच सके। मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम तो ये करेगी जो पानी अंदर घुस रहा है बहुत ज्यादा, उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। These organisms produce large quantities of dilute urine, यानी कि यूरिन बहुत ज्यादा बनाएगी और उसमें पानी बहुत ज्यादा बाहर निकाल देगी। तो जो पानी बॉडी में घुसा है वो बाहर। फिर जो आयंस लॉस हुए हैं इनके लिए क्या करेगी, इनको इसको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी लगाएगी और वापस से इन आयंस को रीअब्सॉर्ब करेगी। एक्टिवली रीअब्सॉर्ब आयंस फ्रॉम सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से अपने इन लॉस्ट आयन को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। अब आ जाओ बुक में देख लेते हैं। देखो भाई, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव, आगे वही बात है, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अंदर से एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, ठीक है, सॉरी हाइपोटोनिक है। फ्रेश वाटर है ना, ये लिखा है ना हमने यहां पर भी, देखो बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक और अंदर का हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो देखो यहां पर भी ये लिखा हुआ है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक, अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक और बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक। बाहर सॉल्यूट का में फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इंकर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स एंड स्किन। इंकर्जन घुसना, घुसता है पानी बॉडी के अंदर, एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ सॉल्ट बाय यूरिन, ठीक है। और सॉल्ट जो लॉस हो रहा है बॉडी से, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, द वाटर इनफ्लक्स एंड द सॉल्ट रिमूवल आर बैलेंस्ड। जो वाटर घुस रहा है बॉडी में और जो सॉल्ट निकल रहा है बॉडी से, वो बैलेंस होता है फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। बहुत लार्ज क्वांटिटी बनाती है डाइल्यूट यूरिन की। डाइल्यूट का मतलब है वाटर बहुत ज्यादा होता है यूरिन में, निकाल देती है पानी बाहर। द फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी इज हाई एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली एक्टिवली रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड सेंड बैक। क्या करते हैं, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं सॉल्ट को एंड सेंड बैक इनटू द ब्लड, वापस से ब्लड में फेंक देते हैं। वही मैंने आपको अभी बताया कि क्या करते हैं, सॉल्ट को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर तुम लेक्चर ध्यान से सुनना मेरा, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मेन बात है हमारी एमडी कैट में कि हमारा लेक्चर ही ऐसा होता है कि बच्चों को बुक रट जाती है, ठीक है ना। अब आओ देखो, freshwater organisms also have specialized cell located in their gills and skin called ionocytes, ठीक है। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको क्या नाम दिया जाता है, आइनोसाइट्स नाम दिया जाता है, which actively extract sodium and chloride and calcium from external medium and excrete H ion or basic HCO3 for acid base balance in body fluids, ठीक है। आइनोसाइट्स क्या करते हैं बेटा,
एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करते हैं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अपनी बुक में भी यहां से अंडरलाइन कर लो। आइनोसाइड्स क्या कर रहे हैं? सोडियम कैल्शियम एंड सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और एक्सक्रीट कर रहे हैं एच आइन और बेसिक HCO3 ताकि एसिड बेस बैलेंस बरकरार रहे बॉडी का। ठीक है भाई। अब आ जाओ ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर हैबिटेट। मरीन वाटर हैबिटेट का मतलब बेटा क्या है? मरीन वाटर हैबिटेट का मतलब है कि भाई वो फिशेस जो पाई जा रही हैं कहां पर? जो कि पाई जा रही हैं आपके समंदरी पानी में। ठीक है, अच्छा जी। ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर एनिमल्स। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, मरीन वाटर एनिमल्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? वो होता है हाइपरटोनिक, उसमें सॉल्ट ज्यादा है बाहर की तरफ। अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें बाहर की तरफ सॉल्ट क्या था? ना होने के बराबर था, कम था। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें सॉल्ट बाहर की तरफ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। चलो भाई, एक और मछली जल की रानी है, बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई एक मछली, रेडी हो गई। ठीक है भाई, ये एक फिश हो गई। अब ये है मरीन वाटर फिश मिसाल के तौर पे। भाई ये है मरीन वाटर फिश। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर कंडीशन ये है कि बाहर की तरफ का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि यहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक, यानी कि सॉल्यूट कम एंड सॉल्वेंट ज्यादा। सही है। अब यहां सबसे बड़ा मसला क्या है? अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है ना, वाटर ज्यादा है, और बाहर की तरफ वाटर कम है। आपने कहा सर पानी में पड़ी हुई है वो, उसके अंदर पानी ज्यादा कम होगा या बाहर पानी कम होगा? एक मछली समंदर में तैर रही है, मैं कह रहा हूं बाहर पानी कम है, बाहर सॉल्वेंट, बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। आपने कहा है सर मछली के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर समंदर में कम है, आप क्या हमें पागल समझते हैं? मैंने कहा देखो बेटा, दो बातें अलग अलग हैं, कंसंट्रेशन अलग चीज है, मिकदार अलग चीज है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे तुम एक शरबत, कोई मेहमान आ गया तुम्हारे घर पे, तुम शरबत बना रहे हो, ठीक है, तुमने, क्योंकि वो मेहमान तुम्हें पसंद नहीं है, तुमने क्या करा? तुमने इतना बड़ा एक जग लिया पानी का, उसमें इतना सा रूह अफ़ज़ा डाला और कट 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 घुमाया और उनको पकड़ा दिया, ये ले मैं जग से निकालते रहे, पीते रहे। दूसरी तरफ तुमने आधा गिलास लिया पानी और उसमें बहुत सारा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, वो गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। मुझे बताओ मिकदार किसकी ज्यादा है? ठीक है, मिकदार किसकी ज्यादा है? रूह अफ़ज़ा की मिकदार इस कम पानी में ज्यादा है, रूह अफ़ज़ा की मिकदार इस ज्यादा पानी में कम है। बस यही बात यहां पे भी समझा रहा हूं मैं तुम्हें कि बाहर समंदर में जो पानी है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, और मछली के अंदर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही लिख लो, ऐसी एज इट इज, रोमन रोमन इंग्लिश में लिख लो ये जुमला मेरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। ठीक है, तो अब क्या होगा? दुनिया में हर चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, खुद ब खुद जा रही है। यहां पर क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट या वाटर इस मछली की बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से वाटर इसकी बॉडी को छोड़ के बाहर जाएगा,
और ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। इसका शिकार हो जाएगी डिहाइड्रेशन का, वाटर निकल रहा है इसके बॉडी से बाहर। अभी क्या करेगी इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज को, इसको काउंटर करने के लिए ये काम ये करेगी, these fishes continuously drink water, ये मुसलसल पानी पीती रहती हैं, मुसलसल पानी पीती हैं, ताकि पानी जो निकल रहा है पानी, वो उसकी कमी ना हो बॉडी में। आपने कहा सर मसला ये है, बाहर जो वाटर है ना, बाहर जो मरीन वाटर है, जो समंदरी पानी है, सी वाटर है, वो सिर्फ वाटर नहीं है, उसके अंदर सॉल्ट भी तो है, वो भी तो घुसेगा फिर इनकी बॉडी में, क्या वो नहीं जाएगा बॉडी के अंदर? मैंने कहा बिल्कुल जाएगा। फिर उस सॉल्ट को बाहर कैसे निकालेंगी? मैंने कहा बेटा उस सॉल्ट को बाहर निकालेंगी ये प्रोड्यूस करके वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगी, यानी कि ऐसा यूरिन जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट बाहर रिलीज हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से ये फिशेस अपना ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलाती है। लास्ट टॉपिक पर आ जाओ, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर, अगर यहां से हम इसको पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। देखो ऑस्मो रेगुलेशन मरीन वाटर, ठीक है। मरीन एनिमल्स ऑल्सो नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड, ब्लड में वाटर ज्यादा है, देन देयर सराउंडिंग, निस्बतन बाहर की सराउंडिंग के एनवायरमेंट के। दे डोंट गेन वाटर लाइक फ्रेश फिशेस, फ्रेश फिश की तरह इनकी बॉडी में पानी नहीं आता। ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। Therefore, they intend to drink lot of water and also digest its salt. ये मुसलसल पानी पीती रहती हैं, which are harder than fresh water salts. In marine bony fishes, the gills, kidneys, and digestive tract are involved in maintenance of body fluid balance as the main osmoregulatory organ. These fishes are capable of digesting marine salts. Marine salt को digest भी कर जाती हैं, which are added in their blood, जो कि blood में चले जाता है, along with water, water के साथ। excessive salt are extracted, excess salt को निकाला जाता है बाहर, and removed by specialized rectal gland, जो कि rectum के थ्रू निकल जाता है in intestine, and salt glands located in the gills, और गिल से भी निकाल दिया जाता है मजीद सॉल्ट को बाहर। These fishes reabsorb water, some salts and excrete very small amount of urine with excessive salt, mainly divalent ions, यानी कि यूरिन कम होता है, यानी कि वाटर कम होता है उसमें, और सॉल्ट की तादाद बहुत ज्यादा होती है यूरिन में, तभी हम उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, समझ आ रही बात? मेनली मैग्नीशियम आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, ठीक है, सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है फ्रॉम द किडनी। ठीक है भाई, अब आ जाओ लास्ट, ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्टेरियल हैबिटेट, डायरेक्ट यहीं पर ही करा रहा हूं। टेरेस्टेरियल कौन है? जो जमीन पर रहने वाले हैं। इनका एनवायरनमेंट मजीद हाइपरटोनिक है, क्योंकि भाई वो तो फिशेस तो पानी में पड़ी हुई थी ना, यहां तो एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, इमेंसली एक्सपोज टू स्क्रॉचिंग सन, धूप शदीद, ठीक है, टेम्परेचर, एंड फेस सीवियर प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन like in desert, while other live in moderate environment, but all of them need to conserve water. सभी को जरूरत पड़ती है पानी को रोकने की, and essential solute in their body. These organisms can lose water from intubement, excretion, exhaling during breathing. Therefore, they have evolved many adaptations in response to the environmental stress. Environmental stress की वजह से बहुत सारे adaptation इनकी बॉडी में हो चुकी हैं. From these adaptations are related to preventing of removal of water from skin, body covering, not losing much water by excretion, excretion में ज्यादा पानी नहीं निकालना, ठीक है, maintenance of osmotic balance of the body fluid by metabolic activities within the body to prevent water loss from the skin. They develop waterproof external covering such as exoskeleton. जैसे कि मिसाल के तौर पे कॉकरोच की बात हम करते हैं, कॉकरोच आपको बाहर से नजर आ रहा होता है, किस कलर का? रेड कलर का दिख रहा होता है कॉकरोच, ठीक है, वो रेड कलर का होता नहीं है, वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है। कॉकरोच को मारो किचर करके आवाज आती है, क्यों आती है? उसका एक्सोस्केलेटन टूट जाता है। अंदर कॉकरोच की बॉडी होती है वो व्हाइट कलर की होती है, पिलपिली सी, फ्लैसिड सी,
लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन बाहर रेड कलर का होता है। चूटा, चूटी, चूटा, ठीक है। आंट किस कलर की देखी आपने? रेड कलर की देखी, ब्लैक कलर की देखी। उसकी बॉडी अंदर व्हाइट कलर की होती है, बाहर से ब्लैक उस कलर का उसका एक्सोस्केलेटन होता है। कभी किसी बड़े से चूंटे को मारो अगर तो किचर करके आवाज आएगी, क्यों? उसका एक्सोस्केलेटन टूटेगा बाहर से, जो काइटिन से बना हुआ होता है, काइटिन, ठीक है। क्यों बना हुआ है ये? ताकि इनकी बॉडी से पानी निकल के बाहर ना जाए, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। मेड अप ऑफ केराटिन, देखो आ गया काइटिन एंड CaCO3 फाउंड इन वेरियस आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स बेटा आपके आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, पूरा फाइलम है, पढ़कर आ चुके हो फर्स्ट ईयर में। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट which require less amount of water like uric acid and conserve water through efficient reabsorption in the kidney। आगे मैं आपको किडनी में reabsorption पढ़ाऊंगा पूरी, ठीक है। And intestine. Some animal like camel, kangaroo rat, etc. in the absence of environmental water get it through metabolic water by breakdown of fats and other compounds during cellular oxidation reaction as a byproduct। छोटी सी बात करूंगा बस और आगे बढ़ जाऊंगा, सुनना मेरी बात गौर से, जो समझा रहा हूं। बहुत से लोगों को लगता है कैमल, ऊंट, ऐसे करके कुहान होता है ना उसकी बॉडी पर, यूं करके गर्दन होती है ऐसे करके, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है यहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है इसके अंदर, ये पानी स्टोर कर लेता है, यहाँ पे वाटर स्टोर कर लेता है ये। अबे भाई वो कैमल है, कोई पानी की टंकी थोड़ी लगा के घूम रहा है जो पानी स्टोर कर लेगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे जब आऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में वहां पे समझाऊंगा ये चीज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आपका पूरा ऑस्मो रेगुलेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, इस चैप्टर के एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।